फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे जॉन पिल्जर के योगदान को लेकर, और ये एक मतलब कई एपिसोड में ये चीज़ आएगी कि जॉन पिल्जर जो है, जिनका अभी 2 दिन पहले निधन हुआ 84 साल की उम्र में। जॉन पिल्जर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ज़्यादातर लोगों की स्थिति यह है कि मीडिया में भारत में तो उनकी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई उनकी मृत्यु की, जबकि स्थिति यह है कि दुनिया के सभी बड़े माध्यमों में जॉन पिल्जर के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में खबरें आई, डिटेल्स में खबरें आई। जॉन पिल्जर मेरे लिए या भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्यों जरूरी हैं, ये पहले समझने की जरूरत है। मुझे निजी तौर पर जॉन पिल्जर को पढ़ने और समझने का मौका मिला 1991-92 में पहली बार, जब इराक पर हमले की तैयारी की थी अमेरिका ने। उस दौरान मैंने सबसे पहले जॉन पिल्जर को पढ़ा, और उससे मुझे लगा कि जॉन पिल्जर जो है बहुत बड़े कद का पत्रकार है, और उसका जो लेखन है, बाद में मैंने लगातार उन्हें फॉलो किया और उनके लिखे हुए को पढ़ा। उनके लेखन के बारे में मेरी धारणा यह है कि उनकी लिखी किताबें हिंदुस्तान में, हिंदी में खास तौर पर, दूसरी भाषाओं में भी भारत में मीडिया के अध्ययन के क्षेत्र में पढ़ाई जानी चाहिए, उनकी धारणाएं पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो मसले एक तरह से गायब रहे हैं, उन मसलों को बहुत बारीकी के साथ में जॉन पिल्जर ने अपने लेखन के जरिए उठाया। जॉन पिल्जर ने करीब 7-8 किताबें लिखी हैं, और इसके अलावा उनके हजारों लेख हैं जो कि विभिन्न पत्रिकाओं में छपे हैं। जॉन पिल्जर ने अमूमन उन विषयों को अपने लेखन के लिए चुना जिन पर के सामान्य तौर पर मीडिया बात नहीं करता। जॉन पिल्जर ने एक सवाल उठाया है जिस पर के कायदे से हमें भी विचार करना चाहिए, हमारे यहाँ के मीडिया के लोगों को भी विचार करना चाहिए, पत्रकारों को भी विचार करना चाहिए। पत्रकारों को परखा जाना चाहिए। उस पर पत्रकारों की परख सिर्फ मोदी के बारे में वो क्या लिखते हैं इस पर नहीं होनी चाहिए। वो एक पहलू है, उस पर जरूर बात की जानी चाहिए, लेकिन इस पर सबसे पहले बात की जानी चाहिए कि अमेरिका के बारे में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पत्रकारों को क्या रवैया है। दुनिया को चलाने वाली जो ताकतें हैं उनमें अमेरिका और पश्चिमी देश, जो विकसित पूंजीवादी मुल्क है, वो प्रमुख हैं। जॉन पिल्जर का जो सबसे बड़ा योगदान था वो ये कि उन्होंने मीडिया में जो ये एक तरह से अदृश्य विषय था, अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी शस्त्र निर्माता कंपनियों, फार्मास्यूटिकल कंपनियों, इनके बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा। और साथ साथ उन्होंने जो तीसरा जो बड़ा फैक्टर था बहुराष्ट्रीय पूंजी का, जो कि बहुराष्ट्रीय वित्तीय निगमों के जरिए वो पूंजी सारी दुनिया में जाती है और शासन करती है, तो बहुराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, बहुराष्ट्रीय शस्त्र निर्माता कंपनियां और बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां, इन तीनों का जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण अमेरिका की धुरी है, और इनके बलबूते पर अमेरिका सारी दुनिया पर शासन करता है। और इसी त्रिकोण का मीडिया पर कंट्रोल है, और इसी त्रिकोण का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उस पर भी कंट्रोल है। इसलिए अगर हम सूचना वर्चस्व के बारे में, सूचना साम्राज्यवाद के बारे में, सूचनाओं के विस्तार के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय जो विषय उन पर बात करना चाहते हैं, तो ये पहलू हमारी नजर में रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया है जिस सवाल पर हमें विचार करना चाहिए कि दुनिया के शासक कौन है, कौन चलाता है दुनिया को। कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो हमें यह बात पहले उठानी चाहिए कि आखिर शासक कौन है।
दुनिया पर बात की जाएगी तो दुनिया के शासक कौन है, ये सवाल पर बात की जाएगी। हमारे मीडिया की मजेदार बात यह है कि हमारा मीडिया सिर्फ अपने घर में ही, वो भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो घर में ही वीर हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय उनके दृष्टिकोण का हिस्सा ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत उनके दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है। और जब तक आपके दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय जगत और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बुनियादी समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं आपके दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं बनती और उन पर आप स्टैंड नहीं लेते, आप एक वैकल्पिक मीडिया का विकास नहीं कर सकते, या मीडिया में डेमोक्रेटिक जो दृष्टिकोण है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, उसका विकास नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास के लिए जरूरी है कि आपके पास में एक विश्व दृष्टिकोण हो। लोकतंत्र का विश्व दृष्टिकोण बेहद जरूरी है राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए। हमारे यहां जो मीडिया ने एक पैटर्न चुना है, वो ये पैटर्न चुना है कि उनके पास में एक वर्ग है जिसके पास में राष्ट्रीय दृष्टिकोण तो है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लेकिन उसके पास में ग्लोबल लोकतांत्रिक दृष्टिकोण नहीं है। वे ग्लोबल नजरिए से अपने मीडिया को नहीं देखते, और यह एक सबसे बड़ा चिंता का क्षेत्र है जिस पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए। जॉन पिल्जर उन लेखकों में से है जिन्होंने के राष्ट्र के अंदर पैदा हुई समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने की कोशिश की। वो चाहे परमाणु विस्फोट का सवाल हो, चाहे वो निरस्त्रीकरण का प्रश्न हो, चाहे वो युद्ध का सवाल हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो और दूसरे किस्म की विभीषिकाएं हो, या वो तूफान हो, सारे प्रश्नों पर विचार करते समय, या इंडिविजुअल शासक हों, सब पर विचार करते समय उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य इन दोनों को मिला के अपना एक विकसित नजरिया बनाया, जो कि मीडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। अगर कोई मीडिया का पठन पाठन करना चाहता है तो उसके पास में सिर्फ स्थानीय नजरिया या राष्ट्रीय नजरिया एक सम्यक दृष्टिकोण बनाने में मदद नहीं करता, बल्कि सम्यक दृष्टिकोण बनाने के लिए जरूरी है कि उसके पास में ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो। हर समस्या के बारे में, हर देश के शासक के बारे में, शासन के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, जब तक कि आपके पास में ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं होगा, विश्व दृष्टिकोण से आप उसे नहीं देखेंगे, आपको लोकतंत्र और लोकतंत्र के अंदर की चलने वाली प्रक्रियाएं और उनमें शामिल शक्तियों के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शंस, संबंध समझ में नहीं आएंगे। लोकतंत्र को आप स्थानीयतावाद के जरिए आप बचा नहीं सकते। मानवीय सभ्यता और उसमें जो विभीषिकाएं बार बार दाखिल हो रही हैं, उनसे बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास में एक विश्व पर्सपेक्टिव हो, और विश्व पर्सपेक्टिव में आप चीजों को देखें और उनका विश्लेषण करें। यह एक बहुत बुनियादी चीज है जो कि जॉन पिल्जर ने विकसित की। उनकी बहुत फेमस पुस्तक है जो कि 2003 में आई, न्यू रूलर ऑफ द वर्ल्ड। इस पुस्तक में उन्होंने दो भूमिका में ही, पहले मैं इसके जॉन पिल्जर के अनेक दूसरे पहलुओं की मैं चर्चा करूंगा अपने कालांतर में दूसरे एपिसोड्स में। जॉन पिल्जर ने इसमें एक घटना का जिक्र किया है, कैसे शिक्षा ली जाए और दी जाए, मीडिया कैसे वैकल्पिक मीडिया की भूमिका अदा करे। उन्होंने ये रेखांकित किया है कि मीडिया अनेक चीजों को नोटिस ही नहीं लेता, हाईलाइट ही नहीं करता, जबकि बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। मीडिया पर लिखते समय उन विषयों की खोज की जानी चाहिए कि मीडिया किन चीजों को छिपा रहा है, और ये जो छिपी हुई चीजें हैं, ये बहुत सारे रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटाने में मदद करती हैं। और जो छिपी हुई चीजें हैं जिनको कि आप रहस्योद्घाटित करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास में निश्चित तौर पर खोजी पत्रकारिता के टूल्स होने चाहिए, खोजी पत्रकारिता का विवेक होना चाहिए, और साथ साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की गहरी समझ होनी चाहिए। बिना पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की गहरी समझ के आप मीडिया का विश्लेषण नहीं कर सकते।
एक अन्य चीज जो कि जॉन पिल्जर के दृष्टिकोण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये कि आप अगर मीडिया का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको मीडिया की इकोनॉमी और मीडिया की इकोनॉमी के संचालकों का ज्ञान होना चाहिए। आखिर मीडिया के मालिक कौन है? न्यू रूलर ऑफ द वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जो कि 2003 में आई, उसमें उन्होंने भूमिका में ही एक घटना का जिक्र किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से कि हम बात शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षकों को पठन पाठन के लिए उस दृष्टिकोण की तरफ जाने के लिए हम उत्प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि एक मार्शल आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड से उत्तर की ओर है और हवाई से दक्षिण की ओर है। और इस मार्शल आइलैंड की ब्यूटी यह है कि इस मार्शल आइलैंड में 66 परमाणु अस्त्रों के विस्फोट परीक्षण किए गए। ये विस्फोट कितने ताकतवर हैं और कितने बड़े पैमाने पर वहां विस्फोटक सामग्री फेंकी गई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम फेंका गया था, उस जैसे बम लगातार 12 वर्ष तक प्रतिदिन फेंके जाएं, तब जाके ये सामग्री, यानी जो 66 परमाणु अस्त्रों में जो परमाणु सामग्री जो विस्फोट करके उड़ाई गई, वो खर्च होगी। हम में से अधिकतर लोग जानते नहीं है कि इस तरह के परमाणु विस्फोट के बाद में उस मार्शल आइलैंड की क्या हालत हुई। पहली बार जॉन पिल्जर ने ये पहलू सामने रखा कि जिस चीज को हम लोग बिकनी कहते हैं, जिसे हम लोग स्त्रियां खासतौर पर नहाने के समय पहनती हैं, स्विम सूट के तौर पर तैराकी के समय पहनती हैं, और जिसको किसी फैशन डिजाइनर ने, फ्रांसिस ने तैयार किया था, उसने उसका नाम बिकनी दिया था उस वस्त्र का, जो स्विम सूट था। और उसका जब उसने नाम दिया तो वो नहीं जानता था कि वो नाम दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, लेकिन उसका ये था कि ट्रांसपेरेंट बॉडी। जॉन पिल्जर ने लिखा है कि मैंने स्त्री की ट्रांसपेरेंट बॉडी मैंने देखी है। ये मार्शल आइलैंड, ये उस क्षेत्र को जिसमें ये है, उस क्षेत्र को पूरे को बिकनी कहते हैं। और वहां से ये बिकनी पदबंध बोरो करके फ्रेंच फैशन डिजाइनर ने बिकनी नाम का स्विम सूट तैयार किया। उस मार्शल आइलैंड में औरतें कैसी हैं, तो उसने कहा कि वे थायराइड कैंसर से और दूसरी जन घातक बीमारियों से बड़ी तादाद में पीड़ित है। लेकिन मीडिया को बम विस्फोट के परीक्षण की सूचनाएं प्रसारित करने में तो उसकी दिलचस्पी होती है, लेकिन उसकी मार्शल आइलैंड में इन बम विस्फोटों से, परमाणु बम के परीक्षणों से क्या मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षति हुई है, इसके बारे में लिखने की, इसकी तरफ ध्यान खींचने की उसका कभी ध्यान नहीं गया। और ये हमारे लिए चिंता की चीज है। एक और चीज उन्होंने रेखांकित की जिस पर कि हमें कायदे से ध्यान देना चाहिए, वो उन्होंने बराक ओबामा के जरिए उन्होंने ये बात उठाई। 2009 में बराक ओबामा चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग गए और प्राग में उन्होंने भाषण देते समय परमाणु निरस्त्रीकरण का वचन दिया कि हम परमाणु हथियारों पर पाबंदी लगाएंगे और परमाणु हथियारों को नष्ट करेंगे। और उनके इस बयान को बराक ओबामा के, क्योंकि वो उस समय राष्ट्रपति 2009 में, तो इस बयान को बड़ी संख्या में बड़े मीडिया ने, जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है जिसकी हम रोज पूजा करते रहते हैं, उस लिबरल मीडिया ने बड़े पैमाने पर इसे प्रसारित किया हेडलाइन देकर। वही बराक ओबामा प्राग से लौटकर
जब अमेरिका आए तो उन्होंने आते ही अमेरिका के बजट में, अमेरिका की हिस्ट्री में 2009 में सबसे बड़ा परिवर्तन यह किया कि सबसे अधिक $350 बिलियन परमाणु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए आवंटित किए। 2009 तक कभी भी इतनी बड़ी तादाद में पैसा आवंटित परमाणु अस्त्रों के लिए नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह जो खबर थी, यह खबर सारे मीडिया से गायब थी, और वह जो निरस्त्रीकरण की खबर थी वो सारे मीडिया में छाई हुई थी। ये जो लिबरल मीडिया है जिसकी कि हम लोग रोज उपासना करते हैं, इस लिबरल मीडिया की ब्यूटी है कि इस लिबरल मीडिया में छिपाने की अद्भुत क्षमता है और कला है। हमारे यहां जो ये जो मीडिया जो अभी छिपाने की कला का प्रदर्शन कर रहा है पिछले 10 साल से, इसका बहुत बड़ा संबंध इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लिबरल मीडिया में छिपाने की कला जो विकसित हुई है पिछले 100-125 साल में, उस 100-125 साल में जो विकसित कला है उसका बहुत गहरा संबंध है। एक और चीज है जो कि उन्होंने रेखांकित किया है, जिसका के जिक्र करना जरूरी है, वो ये कि पहली चीज तो यह कि जिस पर कि कायदे से रिपोर्टिंग करते समय ध्यान देना चाहिए कि मीडिया क्या कहता है और क्या छिपाता है। और जो कहता है वो जरूरी नहीं है। आज के जमाने में आदत ये पड़ गई है कि मीडिया में छपा है इसलिए सच ही होगा। जी नहीं, मीडिया में छपा है तो झूठ भी हो सकता है, और ज्यादातर मामलों में झूठ ही होता है। उसका एक साक्षात उदाहरण है इराक, लीबिया, सीरिया। भारत तो भरा पड़ा है इससे, छिपाने के उदाहरणों से। इराक पर जब हमला करने की तैयारी की गई तो उस समय सारी दुनिया के मीडिया में यह प्रचारित किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास में जनसंहारक अस्त्र हैं, और ये जनसंहारक अस्त्र हर हालत में नष्ट किए जाने चाहिए, अन्यथा ये जनसंहारक अस्त्र कभी भी लंदन को उड़ा सकते हैं और न्यूयॉर्क को उड़ा सकते हैं। आधा घंटे में लंदन और न्यूयॉर्क कभी उड़ाए जा सकते हैं। ये सो कॉल्ड लिबरल मीडिया ने जम के प्रोपेगेंडा किया और इराक पर हमला कर दिया गया। और इराक पर जिस समय हमला किया गया, इराक एक सेकुलर राष्ट्र था। वहां जनता के पास में सद्दाम हुसैन के शासन में एक मिनिमम सामाजिक सुरक्षा की गारंटी थी। कोई आदमी भूखा नहीं सोता था। लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया, और अमेरिका ने हमला इस बिना पर किया, इस कारण से किया कि उसे जनसंहारक अस्त्र नष्ट करने, और इसमें उसने नाटो की मदद ली। तो दिलचस्प बात यह है कि वहां हमले के बाद में कोई जनसंहारक अस्त्र नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। लेकिन इराक को पूरे को तबाह कर दिया गया। इराक से तकरीबन 50 लाख लोग शरणार्थी के तौर पर आसपास के देशों में भाग गए। लाखों लोग मर गए। पूरा देश एक तरह से कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, और एक जो सेकुलर स्टेट था उसे फंडामेंटलिस्ट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया। आज इराक एक फंडामेंटलिस्ट स्टेट है, जिसे आप लोग इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम से जानते हैं। और इसे तैयार किसने किया? अमेरिका ने। और लक्ष्य क्या था? इराक के तेल के कुओं पर कब्जा करना। जॉन पिल्गर ने यह सवाल उठाया है कि वे जनसंहारक अस्त्र कहां गए जिनका इतना ढोल पीटा था लिबरल मीडिया ने? कोई भी एक भी अस्त्र क्यों नहीं मिला? दूसरा
संदेश जो जॉन प्लिजर देते हैं वो ये कि मीडिया जो कहता है वो जरूरी नहीं है सच हो, और लिबरल मीडिया जो कहता है वो तो अनेक बार ये देखा गया है कि वो झूठ होता है। अब जरा दूसरी तरफ आए, जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है, वो कहते हैं कि अब स्थिति यह है कि यूरोप में और काकेशस के इलाके में बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा नाटो और उससे जुड़े हुए देशों की सेनाओं का खड़ा हो रहा है, और उसने खासतौर पर अपना बड़ा सेंटर बनाया है रूस की बाउंड्री के पास लगे यूक्रेन में। सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और पिछले एक साल से ऊपर होने को आया इसे। जॉन प्लिजर ने यह सवाल उठाया है कि हमें कम से कम यह तो पूछना चाहिए कि ये जो सैन्य जमावड़ा जो यूक्रेन में और यूक्रेन के आसपास के देशों में जो नाटो और अमेरिकी सेनाओं का जो वहां पर जमावड़ा बढ़ रहा है, इस जमावड़े ने वहां किया क्या, उसका पर्पस क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। उसका लक्ष्य यह था कि यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पर नव्य नाजी जो हथियारबंद गिरोह हैं उन्हें तैयार किया जाए। तो नव्य नाजियों की एक तरह से सेना तैयार की उन्होंने यूक्रेन में। लक्ष्य यह था कि ये नाजियों की सेना तैयार करके पूरे के पूरे देश में रूसियों की पिटाई की जाए। तो यूक्रेन में जो रशियन नागरिक रहते थे उनकी जम के पिटाई की गई, हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ उनका, जिससे रूस के नागरिक वहां से चले जाएं। सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन में दो बहुत बड़ी चीजें हैं, एक है वहां गैस है, तेल है और कृषि है। तो अमेरिका की नजर इस बात पर थी कि अगर यूक्रेन पर हमारा पॉलिटिकल नियंत्रण होता है, तो मैं यूक्रेन को लेके कई एपिसोड कर चुका हूं जो मेरे नया जमाना यूट्यूब चैनल में है, मैं उसकी बातें यहां रिपीट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ जॉन प्लिजर ने जो चीज रेखांकित की है मैं उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं आपका। वो ये कि इनका लक्ष्य यह था कि यूक्रेन के तेल और गैस के संसाधनों पर कब्जा किया जाए, और जो जीएम जिसकी कि जोमेटो कंपनी है, उस जोमेटो कंपनी के जरिए वहां की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को हजम किया जाए और उसको कब्जे में लिया जाए। इसलिए बड़े पैमाने पर वहां पर सेना और मदद झोंक दी गई। सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही विलक्षण बात है, लेकिन चर्चा नहीं करते। रूस में जब येल्सिन आए तो येल्सिन की सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो नशेड़ी थे, और उन्होंने नशेबाजी कर करके पूरे के पूरे रशिया को पश्चिमी देशों के लिए एक तरह से नष्ट कर दिया। पुतिन से हमारे बहुत सारे चीजों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पुतिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया जिसकी तरफ जॉन प्लिजर ने ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि पहली बार येल्सिन ने जो रूस नष्ट किया था उससे रूस को निकाल के एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने पैरों पर खड़ा किया। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन ये जो उसका काम था ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। और ये जो संप्रभु राष्ट्र के तौर पर ये रूस को खड़ा करना ये साधारण चीज नहीं है। एक अन्य पहलू जिसको के कायदे से हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है अभी भी, और मीडिया में अभी भी तरह तरह की खबरें आती है, तो उसमें ये जो पहलू है कि वहां की कृषि और वहां के गैस और तेल के उद्योगों पर कब्जा करना अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बुनियादी लक्ष्य था, जिससे कि वो एक सारी दुनिया की सबसे बड़ी
एनर्जी, फोर्स बन सके, ताकत बन सके। उसमें एक पहलू जिसको के एक बहुत दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि न्याय के और मानवाधिकार के और मीडिया के भी सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं आज के जमाने में, रिचर्ड फॉक। उनको रिचर्ड फॉक को जॉन फिल्जर ने उल्लेखित किया है और उद्धृत किया है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बड़े ज्ञाता हैं। उन्हें रिचर्ड फॉक ने जो चीज रेखांकित की है वो ये कि पश्चिमी मीडिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये कि मीडिया इस चीज का शिकार है और इस दावे का शिकार है कि वो हमेशा ये कहता है कि वह जो चीज पेश करते हैं और जो इमेज पेश करते हैं वो सही इमेज पेश करते हैं, वे गलत इमेज कभी नहीं पेश करते। हमारे यहाँ भी है जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है जिसमें कि मोदी छाए हुए हैं, उसमें भी ये है कि हम जो इमेज पेश कर रहे हैं वो सही इमेज पेश कर रहे हैं। तो रिचर्ड फॉक ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है जिसको कि जॉन फिल्जर ने उद्धृत किया है, वो ये कि ये जो मीडिया जो सही इमेज पेश करने का जो दावा करता है, इसकी आड़ में वो असल में असीमित राजनीतिक हिंसाचार करता है और वे ऐसी वर्चुअल जगत में ऐसी पॉलिटिकल इमेज क्रिएट करते हैं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। दिखाई देता है कि आप जाएंगे यूट्यूब पर जाएंगे, मोदी 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 मोदी, अमेरिका 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 अमेरिका। मसलन सऊदी अरब को लें, सऊदी अरब एक देश ही नहीं है बल्कि सऊदी अरब सारी दुनिया में टेररिज्म का और खासतौर पर पश्चिम जिस आतंकवाद की हिमायत करता है और वकालत करता है और प्रक्षेपित करता है, संप्रसारित करता है, उस टेररिज्म का वह एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन सऊदी अरब की ये जो टेररिज्म से जुड़ी हुई इमेज है ये आपको मीडिया में नहीं मिलेगी। सऊदी अरब और अमेरिका के टेररिज्म, सऊदी अरब के टेररिज्म का सेंटर, उसके प्रयोगशाला वो यमन, इराक, लीबिया, सीरिया यहां देखी गई है। इन सभी देशों में लगातार सऊदी अरब ने टेररिस्टों की खुल के मदद की है और टेररिस्टों को संरक्षित किया है, हथियार बंद किया है, पैसे दिए। लेकिन इस काम के लिए कभी सऊदी अरब का जिक्र खबरों में नहीं मिलेगा। सऊदी अरब का खबरों में सिर्फ तभी जिक्र आता है जब तेल की कीमतें घटती और बढ़ती हैं। कि सऊदी अरब का खाली तेल के उत्पादन से संबंध है, विश्व में आतंकवाद के संप्रसारण से सऊदी अरब का कोई संबंध ही ना हो गोया। और यह चीज कहनी बहुत जरूरी है, हमारे शासकों का सऊदी अरब बहुत अच्छा दोस्त है। हमें मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से लड़ना है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से लड़ना है, तो सऊदी अरब से आप गलवैयां डाल के चल कैसे सकते हैं? इस पर सोचें हम लोग। इसलिए जो चीज जॉन फिल्जर कहते हैं वो ये कि ये जो मीडिया में जो प्रस्तुति है जो कि इस दृष्टिकोण से पेश की जाती है कि हम जो पेश करते हैं वो सही पेश करते हैं, सही के अलावा कोई चीज पेश ही नहीं करते, ये दृष्टिकोण असीमित राजनीतिक हिंसाचार के कवरेज को जन्म देता है और ये बहुत खतरनाक चीज है लोकतंत्र के लिए। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।